नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल फिलॉसफी पर। यहाँ हम दर्शन की गहराइयों में गोता लगाते हैं, जहाँ हर सवाल एक नई दुनिया खोलता है और हर जवाब नए सवाल ले आता है। आज का एपिसोड बेहद खास है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विचारक के बारे में जिसने मानव ज्ञान के सबसे बुनियादी सवाल को उठाया। क्या हम कुछ भी जान सकते हैं? यह सवाल सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसका उत्तर देना असंभव है। यह एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के महानतम दिमागों को दिन रात परेशान किए है। और इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश एक आदमी ने की, जिसका नाम था सेक्सस एम्पिरिकस। यह एक ऐसा दार्शनिक है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन जिसके विचार पश्चिमी दर्शन को पूरी तरह बदल गए। तो आइए जानते हैं इस रहस्यमय दार्शनिक के बारे में, जिसके विचार आज भी हमारे विज्ञान, हमारे ज्ञान और हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। दूसरी शताब्दी का समय, रोमन साम्राज्य अपनी सबसे बुलंदी पर है। पूरी दुनिया रोमन शासकों के अधीन है, लेकिन ज्ञान की दुनिया में पूरब और पश्चिम के दार्शनिक अभी भी लड़ाई कर रहे हैं। हर दार्शनिक कहता है कि उसके पास सच्चाई है, उसका रास्ता सही है। लेकिन अगर सबके पास सच्चाई है तो सब एक जैसी क्यों नहीं है? इसी समय एक व्यक्ति पैदा होता है जिसका नाम है सेक्सटस एम्पिरिकस। उसके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। इतिहास के पन्नों में उसका आना जाना बिल्कुल रहस्यमय है। हम नहीं जानते कि उसकी मां कौन थी, उसके पिता कौन थे या उसका बचपन कैसा था, लेकिन हम जानते हैं कि वह एक रोमन नागरिक था, क्योंकि उसके पास रोमन नाम था, सेक्सटस। यह उसके समय में बहुत महत्वपूर्ण बात थी। रोमन नागरिकता का मतलब था कि तुम साम्राज्य का हिस्सा हो, कि तुम्हें कुछ अधिकार है। सेक्सटस के जीवन के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं वह उसके अपने लिखे ग्रंथों से ही आता है। कहा जाता है कि वह 3 शहरों में रहा, अलेक्जेंड्रिया, रोम और एथेंस। अलेक्जेंड्रिया ज्ञान और विज्ञान का केंद्र था। वहां दुनिया भर के विद्वान आते थे और विभिन्न विचारों का विनिमय होता था। रोम शक्ति का केंद्र था और एथेंस दर्शन की जन्मस्थली थी। तो सेक्सटस का इन तीनों शहरों में रहना यह दिखाता है कि वह एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति था, जो इन सभी बड़े शहरों में जाने का अधिकार रखता था। लेकिन सेक्सटस सिर्फ एक दार्शनिक नहीं था, वह एक चिकित्सक भी था। और यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेक्सटस का नाम है एम्पिरिकस, जिसका मतलब है अनुभव पर आधारित। प्राचीन समय में चिकित्सकों के विभिन्न स्कूल थे। सबसे प्रसिद्ध स्कूल था हिपोक्रेटिक स्कूल, जिसमें विभिन्न सिद्धांतों पर विश्वास किया जाता था। लेकिन एक अन्य स्कूल था जिसे एम्पिरिक स्कूल कहते थे, जहां सिर्फ अनुभव पर विश्वास किया जाता था। अगर कोई चीज तुम्हारे अनुभव में आई है तो वह सच है, अगर तुमने देखा है तो वह सच है। यह विचार बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह सीधे दर्शन से जुड़ा हुआ था। सेक्सटस एक चिकित्सक होने के नाते हर दिन मरीजों को देखता था और हर दिन उसे एक नई समस्या का सामना करना पड़ता था। कभी एक दवाई एक मरीज के लिए काम करती थी तो दूसरे के लिए नहीं। कभी एक चिकित्सक कहता था कि यह बीमारी इसी तरह ठीक होगी, तो दूसरा कहता था कि नहीं, यह तरीका सही नहीं है। और अगर तुम विभिन्न जगहों पर जाओ तो तुम देखोगे कि हर जगह दवाइयां अलग हैं, हर जगह तरीके अलग हैं। तो सवाल यह था, सच्चा ज्ञान कहाँ है? अगर सबके पास अलग अलग विचार है, अगर सब सच्चाई का दावा करते हैं, तो असली सच्चाई क्या है? यह सवाल सेक्सटस के दिमाग को बार बार परेशान करता था। सेक्सटस के समय में दर्शन के विभिन्न स्कूल थे। सबसे प्रसिद्ध थे कि ब्रह्मांड एक तार्किक व्यवस्था है और हम उसे तर्क के माध्यम से समझ सकते हैं। दूसरे थे इपिकुरियन, जो मानते थे कि सुख ही जीवन का लक्ष्य है। तीसरे थे प्लेटोनिस्ट, जो अमूर्त विचारों में विश्वास करते थे। और भी बहुत सारे स्कूल थे। हर स्कूल के पास एक पूरा दर्शन था, लेकिन अगर तुम सबको सुनो तो तुम उलझन में पड़ जाते हो। हर कोई सच होने का दावा करता है, लेकिन कोई दूसरे को साबित नहीं कर सकता। यह स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि सेक्सटस ने इसी से एक निष्कर्ष निकाला।
सेक्सटन्स का दर्शन एक बहुत ही प्राचीन दर्शन पर आधारित था जिसे पायरनिज्म कहते हैं। पायरो नाम के एक यूनानी दार्शनिक थे जो बहुत पहले रहते थे। पायरो का विचार था कि हम कुछ भी निश्चित रूप से नहीं जान सकते। हर चीज के पक्ष में तर्क है और हर चीज के विपक्ष में भी तर्क है। तो हमारा क्या करना चाहिए? पायरो कहते हैं हमें सस्पेंड करना चाहिए, अपने निर्णय को रोक देना चाहिए। न कुछ सच मानो, न कुछ झूठ मानो, बस सब कुछ को छोड़ दो। और जब तुम सब कुछ को छोड़ देते हो तब एक अद्भुत चीज होती है, तुम्हें शांति मिलती है, तुम्हें अटैराक्सिया मिलता है, एक ऐसी शांति जो अकथनीय है। सेक्सटस ने पायरो के इसी विचार को विकसित किया। वह कहता है ठीक है, हम कुछ निश्चित रूप से नहीं जान सकते, लेकिन क्यों? इसका कारण क्या है? और सेक्सटस ने इसके लिए एक बहुत ही तार्किक तर्क दिया। वह कहता है मान लो कि तुम कुछ जानना चाहते हो। कहो तुम यह जानना चाहते हो कि न्याय क्या है, तो तुम पहले न्याय की परिभाषा तय करने की कोशिश करते हो। तुम कहते हो न्याय मतलब सबको बराबर व्यवहार देना, लेकिन तुरंत कोई सवाल करता है क्या सबको सच में बराबर व्यवहार मिलना चाहिए? क्या एक अपराधी को एक निर्दोष व्यक्ति के जैसा सलूक मिलना चाहिए? तो तुम्हारी परिभाषा गलत हो गई। तुम फिर से परिभाषा तय करते हो, लेकिन फिर एक और सवाल आता है और यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। सेक्सस इसे रिग्रेस आर्ग्यूमेंट कहते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तर्क है। सेक्सस कहते हैं अगर तुम कुछ जानना चाहते हो तो तुम्हें एक मानदंड चाहिए, कुछ ऐसा जिससे तुम तय कर सको कि यह सच है या झूठ। लेकिन यह मानदंड खुद से ही प्रमाणित नहीं है, तो तुम्हें एक और मानदंड चाहिए और फिर एक और यह चक्र अनंत तक चलता है। इस अनंत चक्र को अनंत प्रतिगमन कहते हैं। और सेक्सस का यह तर्क बहुत पहले था, बहुत पहले से। डेविड ह्यूम नाम के एक दार्शनिक को बहुत बाद में यह एहसास हुआ कि इंडक्शन, जो तर्क देने का तरीका है, वह भी इसी समस्या से पीड़ित है। लेकिन सेक्सस ने बहुत पहले इस समस्या को देख लिया था। सेक्सस के विचार के अनुसार हर ज्ञान के दो पहलू है, एक उसके पक्ष में तर्क, एक उसके विपक्ष में तर्क। उदाहरण के लिए गॉड है या नहीं। जो लोग कहते हैं गॉड है, उनके पास बहुत सारे तर्क है, लेकिन जो लोग कहते हैं गॉड नहीं है, उनके पास भी बहुत सारे तर्क हैं। तो कौन सही है, हम नहीं जान सकते। तो हमारा क्या करना चाहिए? हमें सस्पेंड करना चाहिए। इसे ग्रीक में इपोशे कहते हैं। इपोशे मतलब निर्णय को रोक देना। न ये सोचो कि गॉड है, न ये सोचो कि नहीं है, बस दोनों को समान मानो और आगे बढ़ो। अब सवाल यह है, क्या हम बिना विचारों के जी सकते हैं? क्या हम कुछ विश्वास किए बिना जीवन व्यतीत कर सकते हैं? सेक्सटस का जवाब हाँ है और नहीं भी है। यह एक जटिल सवाल है। सेक्सटस कहता है कि अगर तुम किसी चीज को पूरी तरह विश्वास नहीं करते, लेकिन वह तुम्हारे सामने आती है, तो तुम उसके अनुसार काम कर सकते हो। उदाहरण के लिए, मान लो कि तुम नहीं जानते कि दोपहर की चाय पीना मेरे लिए अच्छा है या बुरा। तुम इस बारे में निश्चित नहीं हो, लेकिन अगर तुम्हें प्यास लगती है तो तुम चाय पीते हो। तुम इसे अपनी आदत के कारण करते हो, तर्क के कारण नहीं। तुम्हारा शरीर तुम्हें बताता है कि मुझे प्यास है, तो तुम चाय पीते हो। यह एक बहुत ही सरल उदाहरण है, लेकिन यह दिखाता है कि हम अपने विचारों को निलंबित कर सकते हैं, फिर भी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है। सेक्सटस के बारे में लोग अक्सर गलतफहमी रखते हैं। वह कहते हैं कि सेक्सटस कहता है कि हम कुछ भी नहीं जान सकते, तो फिर हम कुछ भी विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन सेक्सटस ने यह नहीं कहा। दरअसल सेक्सटस के विचारों के दो अलग अलग व्याख्याएं हैं। कुछ लोग जैसे माइलस बर्निएट, जोनाथन बार्नेस और बेंसन मेटिस, वे कहते हैं कि सेक्सटस कहता है कि हमें लगभग सब कुछ के बारे में अपने विचार को निलंबित करना चाहिए। हमें न कुछ सच मानना चाहिए, न कुछ झूठ मानना चाहिए। हमें बस अपनी आदतों के अनुसार जीना चाहिए। लेकिन एक अन्य विद्वान, माइकल फ्रेडे, उनसे सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि सेक्सटस का विचार यह है कि विचारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन सामान्य विचार जो समाज में प्रचलित हैं, उन्हें हम स्वीकार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा समाज कहता है कि चोरी बुरी है, तो यह एक सामान्य विचार है। तुम इसे स्वीकार कर सकते हो क्योंकि यह तर्क के माध्यम से नहीं,
बल्कि सामाजिक परंपरा के माध्यम से आया है। ये फ्रेडे की व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि सेक्सट्स का विचार इतना निरपेक्ष नहीं है जितना पहली बार लगता है। सेक्सट्स एक बुद्धिमान व्यक्ति था। वो जानता था कि अगर हर विचार को निलंबित कर दो तो समाज चल नहीं सकता। तो उसने एक तरीका निकाला, विचारों को दो भागों में विभाजित करो। एक है दार्शनिक विचार जो तर्क के माध्यम से आते हैं, दूसरा है सामाजिक विचार जो परंपरा और अनुभव के माध्यम से आते हैं। दार्शनिक विचारों को निलंबित करो लेकिन सामाजिक विचारों को अपनाओ। अब सेक्सटस के सबसे महत्वपूर्ण काम के बारे में बात करते हैं। सेक्सटस ने कई किताबें लिखी लेकिन उनमें से सिर्फ 3 किताबें ही हमारे पास बची हैं। पहली किताब है आउटलाइंस ऑफ पिरानिज्म, जिसे हिंदी में पायरोनिज्म की रूपरेखा कह सकते हैं। दूसरी और तीसरी किताब है एडवर्सस मैथमेटिकोस, जिसे अगेंस्ट द मैथमेटिशियंस कहते हैं, या हिंदी में गणित जनों के विरुद्ध। लेकिन यहां गणित जन का मतलब सिर्फ वह लोग नहीं है जो संख्याएं लेकर काम करते हैं। प्राचीन समय में गणित जन उन सभी लोगों को कहते थे जो किसी विज्ञान या कला को सीखते थे। तो सेक्सटस इस किताब में व्याकरणविदों के खिलाफ लिखते हैं, वक्ताओं के खिलाफ, ज्यामितिजनों के खिलाफ, संगीतकारों के खिलाफ और भी बहुत सारे लोगों के खिलाफ। आउटलाइंस ऑफ पिरानिज्म 3 खंडों में है। पहले खंड में सेक्सटस समझाता है कि पायरोनिज्म क्या है। वह कहता है पायरोनिज्म एक तरीका है जिससे तुम चीजों को देख सकते हो। यह एक दर्शन नहीं है जो कहता है कि यह सच है या वह झूठ है, बल्कि यह एक तरीका है जिससे तुम सब चीजों को समान रूप से देखते सकते हो। जब तुम सब चीजों को समान रूप से देखते हो तो तुम्हें इसोस्तेनिया समान मजबूती दिखाई देती है। मतलब हर तर्क के लिए एक विपरीत तर्क है जो उतना ही मजबूत है। जब तुम इस स्थिति को देखते हो तो तुम्हारे मन में एक निर्णय नहीं हो सकता, और जब तुम्हारे मन में निर्णय नहीं है तो तुम्हें अटाराक्सिया मिलता है। दूसरे खंड में सेक्सटस विभिन्न तर्कों को समझाता है जो पायरोनिज्म के पक्ष में है। वह कहता है कि ये तर्क क्या है। उदाहरण के लिए एक तर्क है भिन्नता का तर्क। यह कहता है कि विभिन्न लोग विभिन्न समाजों में विभिन्न विचार रखते हैं। यूनान में लोग कहते हैं कि ये अच्छा है, भारत में लोग कहते हैं कि ये बुरा है। तो क्या सच है? हम नहीं जान सकते। दूसरा तर्क है अनंत प्रतिगमन का तर्क। यह वही तर्क है जिसके बारे में हमने पहले बात की। अगर तुम कुछ जानना चाहते हो तो तुम्हें एक मानदंड चाहिए, लेकिन यह मानदंड खुद से ही प्रमाणित नहीं है, तो तुम्हें एक और मानदंड चाहिए, और यह अनंत तक चलता है। तीसरा तर्क है रिलेटिविटी का तर्क। यह कहता है कि सब कुछ संबंधित है, कोई चीज अपने आप में पूर्ण नहीं है। एक चीज सिर्फ दूसरी चीज के संबंध में ही पूर्ण हो सकती है। तीसरे खंड में सेक्सटस यह समझाता है कि पायरोनिस्ट कैसे जीते हैं। वह इस तरह के लोग होते हैं। वह कहता है कि एक पायरोनिस्ट शांतिपूर्ण होता है। वह गुस्से में नहीं आता क्योंकि वह जानता है कि हर चीज के दोनों पहलू हैं। वह महत्वाकांक्षी नहीं होता क्योंकि वह जानता है कि कोई चीज पूर्ण अच्छी या पूर्ण बुरी नहीं है। वह सामाजिक परंपराओं का पालन करता है क्योंकि यह समाज के लिए अच्छा है, न कि इसलिए कि वह सच है। अब आते हैं एडवर्सिस मैथमेटिकोस पर। यह किताब एक विशाल काम है। इसमें 11 खंड है। हर खंड में सेक्सटस एक विभिन्न विज्ञान या कला के विरुद्ध तर्क देता है। पहला खंड है अगेंस्ट द ग्रामेरियंस, व्याकरणविदों के खिलाफ। सेक्सटस कहता है व्याकरणविद कहते हैं कि उनके पास एक सही व्याकरण है और यही व्याकरण सार्वभौमिक है, लेकिन अलग अलग भाषाओं में अलग अलग व्याकरण है। तो कौन सही है? दूसरा खंड है अगेंस्ट द रेटोरिशियंस, वक्ताओं के खिलाफ। सेक्सटस कहता है वक्ता कहते हैं कि उन्होंने एक कला सीखी है जिससे वह लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन क्या प्रभाविताएं सदा सच बोलती है? नहीं। तो ये एक खतरनाक कला है। तीसरा खंड है अगेंस्ट द जियोमेटर्स, ज्यामितिज्ञों के खिलाफ। सेक्सटस कहता है ज्यामितिज्ञ कहते हैं कि ज्यामिति एक सटीक विज्ञान है, लेकिन ज्यामिति की बुनियाद क्या है? बिंदु, रेखा, तल, ये सब कल्पनाएं हैं। कोई सच में एक पूर्ण बिंदु नहीं होता, कोई सच में एक बिल्कुल सीधी रेखा नहीं होती। तो ज्यामिति की बुनियाद ही गलत है।
इस तरह सेक्सटस हर विज्ञान, हर कला के विरुद्ध तर्क देता है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सेक्सटस स्वयं को विज्ञान और कला के विरुद्ध नहीं है। वह केवल यह कहना चाहता है कि इन सभी विज्ञानों और कलाओं की बुनियाद अनिश्चित है। हर विज्ञान के कुछ मानदंड है, कुछ नियम है, लेकिन ये नियम कहां से आते हैं कोई नहीं जानता। और अगर ये नियम सार्वभौमिक नहीं है तो ये विज्ञान सार्वभौमिक भी नहीं हो सकते। सेक्सटस के विचारों की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वह आधुनिक विज्ञान से बहुत आगे था। वह कहता है कि हम इंद्रियों के माध्यम से ही सब कुछ जानते हैं। लेकिन क्या इंद्रियां हमेशा सच बोलती हैं? नहीं, कभी कभी इंद्रियां धोखा देती है। उदाहरण के लिए, जब तुम नहीं खा रहे हो तो खाना स्वादिष्ट लगता है। जब तुम खूब खा चुके हो तो वही खाना अब बेस्वाद लगता है। तो क्या स्वाद खाने में है या तुम्हारे पेट में? सेक्सटस कहता है, स्वाद ना तो खाने में है ना ही तुम्हारे पेट में। स्वाद तो एक संबंध है दोनों के बीच का। यह विचार बहुत आधुनिक है। आजकल की भौतिकी भी यही कहती है। प्रकाश न तो तरंग है न कण है, वो दोनों है, और ये हमारे अवलोकन के तरीके पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं सेक्सटस के विचारों की आलोचनाओं के बारे में। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर हम कुछ भी निश्चित नहीं जान सकते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही सामान्य आलोचना है, लेकिन सेक्सटस इसका उत्तर देता है। वो कहता है कि हम कुछ न कुछ तो कर सकते हैं। हम अपनी इंद्रियों को मान सकते हैं, हम अपने अनुभव को मान सकते हैं। अगर मुझे भूख लग रही है तो मैं भोजन खोजता हूं। ये एक अंधविश्वास नहीं है, ये एक तार्किक कार्य है। मुझे भूख है, ये एक तथ्य है। अब मैं भोजन खोज रहा हूं, ये भी एक तथ्य है। अब सवाल यह है कि क्या भोजन मेरे लिए अच्छा है या बुरा? यह एक दार्शनिक सवाल है और इसका उत्तर मुझे नहीं पता। लेकिन मैं भोजन खा सकता हूं क्योंकि मुझे भूख है। एक और महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि सेक्सटस का विचार असंभव है। लोग कहते हैं कि आप हर चीज के बारे में अपने विचार को निलंबित नहीं कर सकते। मैं अभी बैठा हूं, यह एक तथ्य है। मैं एक कुर्सी पर बैठा हूं, यह भी एक तथ्य है। तो मैं कम से कम इस बात को तो मानता हूं कि मैं बैठा हूं। लेकिन सेक्सटस का यह जवाब है, हां, तुम सही हो। तुम कुछ बातों को तो स्वीकार करते हो, लेकिन ये बातें तर्क पर आधारित नहीं है, ये तुम्हारे अनुभव पर आधारित है। तो जब हम दर्शन के बारे में बात करते हैं तो हम तर्क के बारे में बात करते हैं, और तर्क में हमें हर चीज को संदेह के साथ देखना चाहिए। सेक्सटस के विचारों के एक और महत्वपूर्ण पहलू को समझते हैं। वह कहता है कि अकादमिक संदेहवाद और पायरोनिक संदेहवाद में एक बहुत बड़ा अंतर है। अकादमिक संदेहवाद कहता है कि ज्ञान असंभव है। यह एक सकारात्मक दावा है। यह कहता है कि हम कुछ नहीं जान सकते, लेकिन यह अपने आप में एक दावा है। अगर हम कुछ नहीं जान सकते तो हम यह कैसे जानते हैं कि हम कुछ नहीं जान सकते? लेकिन पायरोनिक संदेहवाद कहता है, हम नहीं जानते कि ज्ञान संभव है या नहीं, हम बस अपने विचार को निलंबित करते हैं। यह अधिक विनम्र है। यह एक नकारात्मक दृष्टिकोण है, न कि सकारात्मक। अब आते हैं सेक्सटस की विरासत पर। उसके विचारों का असर पश्चिमी दर्शन पर बहुत गहरा पड़ा। रेनेसां के समय, जब यूरोप ने पुराने ग्रीक और रोमन ग्रंथों को फिर से खोजना शुरू किया, तब सेक्सटस की किताबें भी मिली। साल 1562 में एक व्यक्ति ने सेक्सटस की आउटलाइंस ऑफ पायरोनिज्म का लैटिन में अनुवाद किया। यह अनुवाद यूरोप में बहुत प्रसिद्ध हुआ। बहुत सारे दार्शनिकों ने इस किताब को पढ़ा। सबसे प्रसिद्ध है मिशेल डे मॉन्टेने। मॉन्टेने एक फ्रांसीसी लेखक था। वह सेक्सटस का एक बहुत बड़ा प्रशंसक था। उसने सेक्सटस के विचारों को अपने निबंधों में लागू किया। उसने अपने निबंधों में कहा, क्यू सेज जे, मैं क्या जानता हूं? यह प्रश्न सीधे सेक्सटस से आया है। एक और प्रसिद्ध दार्शनिक है डेविड ह्यूम। ह्यूम ने भी सेक्सटस को पढ़ा और ह्यूम ने सेक्सटस के विचारों को विकसित किया। ह्यूम ने कहा कि इंडक्शन, जो तर्क देने का तरीका है,
वो समस्याग्रस्त है। यह विचार सीधे सेक्सस से आया है। एक और दार्शनिक है जॉर्ज विल्हेल्म फ्रेडरिक हेगल। हेगल ने भी सेक्सस को पढ़ा और यद्यपि हेगल सेक्सस से सहमत नहीं था, लेकिन वो उससे प्रभावित था। आजकल के वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने भी सेक्सस को फिर से खोजा है। वो कहते हैं कि सेक्सस के विचार आधुनिक विज्ञान के लिए बहुत प्रासंगिक है। विज्ञान के आधार पर संदेह होना चाहिए। वैज्ञानिकों को हमेशा प्रश्न पूछने चाहिए, हमेशा परीक्षण करना चाहिए, और जब तक कोई परिकल्पना पूरी तरह सिद्ध न हो जाए तब तक उसे सामान्य सत्य नहीं माना जाना चाहिए। यह विचार सेक्सस के विचार के बिल्कुल अनुरूप है। अब बात करते हैं सेक्सस के विचारों की आधुनिक प्रासंगिकता के बारे में। आज की दुनिया में हमारे पास बहुत सारा जानकारी है। इंटरनेट के माध्यम से हम सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन क्या हम वाकई सब कुछ जानते हैं, या हम सिर्फ यह सोचते हैं कि हम जानते हैं? सेक्सस का विचार बहुत प्रासंगिक है। आजकल बहुत सारी गलतफहमी है। एक बात अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझाते हैं। एक बात की वैज्ञानिकों में असहमति है, तो हम किसे माने? सेक्सस का उत्तर है किसे ना मानो। बस अपने विचार को निलंबित करो और प्रमाण की प्रतीक्षा करो। जब तक पर्याप्त प्रमाण ना मिल जाए तब तक किसी बात को पूर्ण सत्य ना मानो। सेक्सस के विचार हमें एक और महत्वपूर्ण सीख देते हैं। वह कहता है कि हमें कट्टरता से बचना चाहिए। कट्टरता तब आती है जब हम अपने विचार को बिल्कुल निश्चित मान लेते हैं। जब हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं और कोई हमसे अलग सोचता है तो हम उसको गलत कहते हैं। लेकिन सेक्सस कहता है ऐसा मत करो। अपने विचार को रखो, लेकिन दूसरों के विचार को भी सम्मान करो। हो सकता है कि तुम गलत हो सकता है कि वह सही हो, या फिर दोनों आंशिक रूप से सही हो। इस विचार से हमें एक बहुत ही सहनशील और समझदारी भरा समाज मिल सकता है। अब सेक्सस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब के बारे में बात करते हैं, जो दुर्भाग्यवश हम तक नहीं पहुंची है। कहा जाता है कि सेक्सस ने इथिका नाम की एक किताब लिखी थी। इस किताब में उसने नैतिकता के बारे में लिखा होगा, लेकिन यह किताब खो गई। अगर यह किताब हम तक पहुंचती तो हम जान सकते कि सेक्सस नैतिकता को किस नजर से देखता था। लेकिन हमारे पास सिर्फ अंदाजे हैं। सेक्सस के विचारों के अनुसार नैतिकता भी एक ऐसी चीज है जिसमें असहमति है। अलग अलग समाजों में अलग अलग नैतिक मानदंड हैं। कुछ समाजों में बहुपत्नी को स्वीकार किया जाता है, कुछ में नहीं। कुछ समाजों में मांस खाना पापी माना जाता है, कुछ में नहीं। तो कौन सही है? सेक्सस का उत्तर है हम नहीं जान सकते, लेकिन हम अपने समाज के नैतिक मानदंडों का पालन कर सकते हैं, क्योंकि यह समाज को चलाने के लिए आवश्यक है। सेक्सस के विचारों की एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक बहुत ही व्यावहारिक दार्शनिक था। वह सिर्फ सिद्धांतों के बारे में बात नहीं करता था। वह बताता है कि कैसे एक व्यक्ति को पायरोनिक संदेहवाद को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। वह कहता है कि अगर तुम इस दर्शन को अपनाते हो तो तुम्हें शांति मिलेगी। तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी, कोई भय नहीं होगा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम कुछ भी निश्चित नहीं जान सकते। तो चिंता करने का क्या फायदा? भय करने का क्या फायदा? तुम बस अपने जीवन को जियो, अपने अनुभवों को जियो और शांत रहो। यह विचार बहुत ही आकर्षक है और इसीलिए सेक्सस के विचार बहुत सारे लोगों को आकर्षित करते हैं। आजकल भी जब लोग बहुत तनाव में है, बहुत चिंता में है, वे सेक्सस के विचारों को याद करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं अपने विचार को निलंबित करूं, अगर मैं सब कुछ को समान रूप से देखूं, तो क्या मुझे शांति मिल जाएगी? इसका जवाब शायद हाँ है, शायद नहीं भी है, लेकिन कम से कम यह एक प्रयास तो है। अब आते हैं सेक्सस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा पर, एपिस्टेमिक न्याय। यह आधुनिक अवधारणा है, लेकिन यह सेक्सस के विचारों में पहले से ही मौजूद है। एपिस्टेमिक न्याय का मतलब है कि हर किसी के पास ज्ञान तक पहुंचने का अधिकार है। अगर एक व्यक्ति को ज्ञान से वंचित किया जाता है तो यह एक न्याय नहीं है। सेक्सस के समय में भी यह समस्या थी। शिक्षा सिर्फ अमीरों के लिए थी, दास और गरीबों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। सेक्सस ने इसका विरोध किया। वह कहता है कि ज्ञान सबके लिए होना चाहिए, सबको सीखने का अधिकार है। अब बात करते हैं सेक्सस के विचारों की एक और आलोचना पर।
कुछ लोग कहते हैं कि सेक्सस के विचार आत्मनिषेध करने वाले हैं। अगर हम कुछ भी निश्चित नहीं जान सकते तो हम यह भी नहीं कह सकते कि सेक्सस के विचार सही है। यह एक बहुत ही अच्छी आलोचना है, लेकिन सेक्सस के पास इसका जवाब है। वह कहता है कि मेरे विचार स्वयं की खिलाफ नहीं है। मैं नहीं कहता कि सेक्सस के विचार निश्चित सही है। मैं सिर्फ यह कहता हूं कि हम कुछ भी निश्चित नहीं जान सकते, और यह विचार भी निश्चित नहीं है। यह बस एक और संभावना है, और अगर तुम इसे अपनाते हो तो तुम्हें शांति मिल सकती है। यह एक विधिवत तार्किक उत्तर है। सेक्सतस के विचारों की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कभी भी सेक्सतस के दर्शन को एक धर्म बनाना नहीं चाहता था। वह नहीं चाहता था कि लोग उसके विचारों को कानून की तरह माने। वह सिर्फ एक सुझाव दे रहा था। वह कहता है, अगर तुम चाहो तो यह तरीका अपनाओ, अगर नहीं चाहो तो मत अपनाओ, लेकिन अगर तुम इसे अपनाते हो तो तुम्हें शांति और खुशी मिल सकती है। अब बात करते हैं सेक्सतस के विचारों का विज्ञान पर क्या असर है। विज्ञान के आधार पर संदेह होना चाहिए। सेक्सतस से ही आया है। हर वैज्ञानिक परिकल्पना को संदेह के साथ देखा जाना चाहिए। जब तक पर्याप्त प्रमाण न मिल जाए तब तक उसे पूर्ण सत्य नहीं माना जाना चाहिए। और भी जब कोई नई खोज होती है तो पुरानी परिकल्पना को फिर से परीक्षण किया जाना चाहिए। यह एक बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, और यह बिल्कुल सेक्सतस के विचार के अनुरूप है। अब सेक्सतस के जीवन के अंतिम दिनों के बारे में हम नहीं जानते कि वह कहां मर गया, और ना ही हम जानते हैं कि वह कितने साल जिया, लेकिन हम जानते हैं कि वह दूसरी शताब्दी में जीता था, और हम जानते हैं कि वह एक बहुत ही प्रभावशाली दार्शनिक था। उसकी किताबें लिखी गई, संरक्षित की गई, अनुवाद की गई, और वह किताबें आज भी हमारे पास है। सेक्सतस की विरासत को देखते हुए हम कह सकते हैं कि वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक था। उसके विचारों ने पश्चिमी दर्शन को बहुत गहराई से प्रभावित किया। वह एक ऐसा विचारक था जो कभी पूरी तरह से किसी विचार को नहीं मानता था। वह हमेशा प्रश्न पूछता था, वह हमेशा संदेह करता था, और यही कारण है कि वह एक महान दार्शनिक था, क्योंकि दर्शन का काम है प्रश्न पूछना, न कि उत्तर देना। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक ऐसा सवाल जो आपके दिमाग को झकझोरे, जो आपको रात भर सोचने पर मजबूर करे। अगर सेक्सतस सही है और हम कुछ भी निश्चित नहीं जान सकते, तो क्या हम अपने जीवन के किसी भी निर्णय के बारे में आश्वस्त हो सकते हैं? जब हम किसी को प्यार करते हैं तो क्या हम निश्चित हो सकते हैं? जब हम किसी को विश्वास करते हैं तो क्या हम निश्चित हो सकते हैं कि वह हमें धोखा नहीं देगा? जब हम एक करियर चुनते हैं तो क्या हम निश्चित हो सकते हैं कि यह हमारे लिए सही है? सेक्सतस का जवाब है नहीं, हम निश्चित नहीं हो सकते। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए? क्या हमें जीवन में कुछ भी प्रयास नहीं करना चाहिए? नहीं, सेक्सतस कहता है हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने विचार को निलंबित रखना चाहिए। हमें हमेशा खुले दिमाग से चलना चाहिए। हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, यह है सेक्सतस का दर्शन। एक दर्शन जो हमें विनम्र बनाता है, सहनशील बनाता है और शांत बनाता है। तो दोस्तों, आशा है कि इस ऑडियो बुक के माध्यम से आप सेक्सतस एम्पिरिक्स के जीवन और दर्शन को समझ पाए होंगे। हाँ, यह एक जटिल दर्शन है। हाँ, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो समझने में मुश्किल हैं, लेकिन अगर आप इसे समझ जाते हो तो आप समझ जाते हो कि ज्ञान क्या है और क्या नहीं है। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसी तरह के और भी गहरे दार्शनिक विचारों को समझना चाहते हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल टोटल फिलॉसफी को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से आप हमेशा नई कंटेंट के बारे में जान पाएंगे और आप हमारे कम्युनिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएंगे। इसके अलावा अगर आप हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पाना चाहते हैं तो कृपया बेल आइकन को दबा दें। और अंत में हमारे पास एक व्हाट्सएप चैनल भी है जहां हम रोज दर्शन, इतिहास और विज्ञान से संबंधित बातें, सूत्र और प्रेरक विचार साझा करते हैं। इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए कृपया अपनी प्रोफाइल के बायो में दिया गया लिंक देखें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। तो दोस्तों, धन्यवाद हमारे साथ इस अद्भुत और विचारशील यात्रा के लिए।
आप सबको शांति मिले, ज्ञान मिले और एक खुली दिमाग की मानसिकता मिले जो हमेशा सीखने और बढ़ने के लिए तैयार हो। बाय। और मिलते हैं अगली बार एक नए दार्शनिक के साथ।